दोस्तों कल की 2898 एडी रिलीज हो गई है और इसे देखने के बाद मैंने पूरे आधे एक घंटे तक सोचा कि इसका रिव्यू कैसे शुरू करूं। और तकरीबन इतना ही समय जो है वो इस फिल्म के मेकर्स ने लिया है इसके हीरो प्रभास के इंट्रोडक्टरी सीन में। जी हाँ, वो सीक्वेंस खत्म ही नहीं होता है, ना ही उसके कोई कॉमिक पंच लैंड हो पाते हैं, ना लिटरल पंचेस लैंड हो पाते हैं। बावजूद इसके वो सीन जो है खिंचता चला जाता है, खिंचता चला जाता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नाग अश्विन जो इस फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने एक बहुत यूनिक फिल्म बनाने की कोशिश की है। ऐसी कोई फिल्म जो भारतीय सिनेमा में कभी बनी ही नहीं है। तो कैसी है फिल्म कल की 2898 एडी, आइए जानते हैं। तो दोस्तों बी आर चोपड़ा की महाभारत तो हम सबने देखी है, बहुत लोगों ने देखी है। इसके बाद भी इसकी इंटरनल स्टोरी जो है बहुत कम लोगों को ही पता है। कर्ण को अपने पिता सूर्यदेव से क्या क्या वरदान मिले, ये सब कहानियां हम सब बच्चों ने 90s किड्स ने और पहले के लोगों ने अपनी दादी नानी सबसे सुनी होगी। लेकिन कहानियां सुनने सुनाने का कल्चर जो है आजकल खत्म होता जा रहा है और जो एक दुख की बात लगती है मुझे। लेकिन फिल्म 2898 एडी कल की जो है वो इंडियन माइथोलॉजिकल सीरीज में इंटरेस्ट जगाने का काम बहुत अच्छे से करती है। अब जिन लोगों का धर्म कर्म से कोई वास्ता नहीं है उनको ये फिल्म बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको गीता का वो श्लोक याद है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, अगर याद है तो इसका अर्थ भी आपको पता ही होगा। तो फिर यह फिल्म आपको एकदम बवाल लगने वाली है। महाभारत युद्ध के कुछ और भी सूत्र हैं जो इस फिल्म कल की 2898 एडी देखते समय पता होने आपको जरूरी है। जैसे अर्जुन की गांडीव की शक्ति आपको पता होना जरूरी है। एक ही मां से जन्म लेने के बाद भी कर्ण कैसे सूत पुत्र कहलाया और कैसे कर्ण अपने भाई अर्जुन से हर चीज में बेहतर था फिर भी वो हार गया, ये भी पता होना आपको जरूरी है। यह भी जरूरी है कि जिन कृष्ण भगवान के सामने द्रोणाचार्य और कर्ण दोनों का ही छल करके वध किया गया, उन्होंने ही द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को मृत्यु दंड नहीं दिया, मारा नहीं, बल्कि जीवित रहने का श्राप दे दिया और पृथ्वी पर जब तक ये पृथ्वी है तब तक तिल तिल कर गलने के लिए अनंत काल तक धरती पे छोड़ दिया उनकी मणि निकाल के। तो ये कहानी फिल्म की शुरू होती है साल 2898 एडी में। दुनिया में काशी यानी बनारस ही एक शहर बचा रहता है। यह बताया जाता है कि काशी की रचना ही नगरों के विकास का जो क्रम है उसमें सबसे पहले हुई थी। सबसे पहला शहर माना जाता है दुनिया का। काशी के जो कोतवाल यानी रखवाले हैं वो भैरव को माना जाता है। राइटर डायरेक्टर नाग अश्विन ने जो किया है कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म जो है कल की, इसका हीरो भी भैरव ही है। अब ये उन दिनों की काशी दिखाई गई है जब गंगा मैया में पानी नहीं है, हवा में ऑक्सीजन नहीं है और बरसों से किसी ने पानी बरसते हुए ही नहीं देखा, यानी बारिश नहीं हुई है बहुत सालों से। अब कहानी जो है अपने मेन मुद्दे पे आने से पहले बहुत लंबा घूमती है। भैरव और उसकी जो कार है बुज्जी, उसकी ट्यूनिंग को समझने में भी तीन तरह की दुनिया दिखाई जाती है। एक है कॉम्प्लेक्स, जो एक ट्रायंगल कलर की बिल्डिंग है बहुत बड़ी, जिसका संचालन करते हैं सुप्रीम यास्किन यानी कमल हसन, उसका पूरा कंट्रोल उनके पास है। यहां पे फर्टाइल महिलाओं को एक खास वजह से कैद करके रखा जाता है। अब जो भी यास्किन की मदद करता है इन महिलाओं को कैद करने में, उसे कुछ यूनिट्स मिलते हैं। जो भी 1 मिलियन यूनिट्स पूरा कर लेगा उसे पूरी सुख सुविधा से रहने के लिए इस कॉम्प्लेक्स में भेज दिया जाएगा, जहां सारी सुख सुविधाएं हैं, साफ पानी, साफ हवा, साफ ऑक्सीजन, सब कुछ है। तभी सीन में आते हैं भैरवा यानी प्रभास। वो एक बाउंटी हंटर है, उनका एक ही मकसद है भैया कॉम्प्लेक्स में पहुंचना। लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स में एक प्रेग्नेंट महिला यानी दीपिका पादुकोण फरार हो जाती है। अब दीपिका पादुकोण को ढूंढने के दौरान यास्किन की सेना भैरवा और अश्वत्थामा आपस में टकराते हैं। अश्वत्थामा यानी हमारे अमिताभ बच्चन जी। अब मैंने इस कहानी में अपने हिसाब से आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया है। इसके अलावा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ब्लैक पैंथर वाली जो एक शहर था वकांडा, उसके जैसा एक शहर भी यहां दिखाया गया है जिसका नाम है शंभाला, जिसकी अपनी टेक्नोलॉजी है, अपने सिपाही हैं और टेक्नोलॉजिकल रूप से बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और बाकी दुनिया की नजरों से छिपा हुआ है, सेम ब्लैक पैंथर की तरह। ये फिल्म जो है कल की है, इंटरवल के बाद बहुत टाइट होती है, अपने असली मुद्दे पे आती है, थोड़ी सीरियस होती है और कहानी खुलनी शुरू होती है। भैरव और अश्वत्थामा के बीच एक फाइट सीक्वेंस आता है जो फिल्म से आपकी उम्मीदें बढ़ा देगा और ये फिल्म की जान भी है, इंटरवल के बाद और इंटरवल के पहले भी। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने, जैसा मैंने बताया, अश्वत्थामा का रोल किया है और हमने अमिताभ बच्चन सर को उनके एंग्री यंग मैन वाले अवतार में उस टाइम नहीं देखा, लेकिन फिल्में देखी है उनकी। लेकिन इस फिल्म में उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो बताती है कि 70s 80s का जो दशक था वहां उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे क्यों तांडव करती थी, क्यों धमाका करती थी। इस फिल्म को लोग प्रभास की वजह से देखने जा सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि असली हीरो जो इस फिल्म के हैं वो बच्चन साहब हैं। जा रहे हैं तो अमिताभ बच्चन को देखने जाइए, प्रभास तो भी है ही। फिल्म में उन्होंने पूरी तरह से प्रभास को ओवरशैडो कर दिया है, जो कि सुनने में आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए आपको तुरंत थिएटर जाना चाहिए और ये फिल्म देखनी चाहिए। अमिताभ बच्चन कमाल कर दिए हैं भाई। अब जो ये फिल्म है कल की, वो आखिरी के 40-45 मिनट्स में अपने पूरे रंग में आ जाती है। तब आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि इसके डायरेक्टर नाग अश्विन करना क्या चाहते थे, क्या करने की कोशिश कर रहे थे। भयानक लेवल की विजुअल स्टोरी टेलिंग है, शानदार वीएफएक्स है और जबरदस्त एक्शन है। और पहली बार बहुत दिन के बाद आप अपनी कुर्सियों से चिपके चिपके फिल्म में पूरी तरह अपने आप को इन्वेस्ट कर दोगे। मैंने भी यही किया। प्रॉपर थिएटर एक्सपीरियंस है। यही चीज कल्कि को बना देती है इंडियन सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक।
लेकिन दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है SUMAT यानी सुमति, ये नाम के साथ ही जब दीपिका आती है तब जाके आपकी इमोशंस जो है फिल्म के साथ जुड़ने लगती हैं। अब सबको पता है कि अमिताभ बच्चन यहां अश्वत्थामा के रोल में हैं। फिल्म में कृष्ण का जो रोल है उनका चेहरा नजर नहीं आता, सिर्फ आवाज आती है। विजय देवरकोंडा का जो है अर्जुन के रूप में स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस यहां पे है, उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन विजय देवरकोंडा को देखते ही जो सीटियां तालियां बजती हैं, मजा आ जाता है। लेकिन अगर आपको ये महाभारत की कथा नहीं मालूम है तो फिर आपको फिल्म देखने का आनंद नहीं आएगा शायद। इसके अलावा फिल्म में जो है गेस्ट अपीयरेंसेस और कैमियोस की एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। सबसे पहले मृणाल ठाकुर नजर आती हैं और लगता है कि जो ये कल की अवतार है उन्हीं की कोख से जन्म लेने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा नजर आते हैं एक छोटे से रोल में। उनका ये अवतार उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत कॉमेडी करके चले जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव कैमियो अपीयरेंस जो लगा वो है डायरेक्टर SS राजामौली का फिल्म में, जिनसे बचने की कोशिश में भैरवा यानी कि अपने प्रभास कहते हैं इससे बचकर निकल लेता हूं, अगर इसकी पकड़ में आ गया तो 5 साल तक छोड़ेगा नहीं। सुन के हम सबको थोड़ी हंसी आती है। इसके बाद दुलकर सलमान ने जो है भैरव को पालने वाले का किरदार निभाया, यानी कि भैरव का पापा एक तरह से। इसके बाद दिशा पटानी आती है और हमेशा की तरह उन्हें एक्टिंग तो आती है नहीं, इसलिए छोटे छोटे कपड़े पहनकर जो है ग्लैमरस दिखने की कोशिश करती हैं, वैसे ही जैसा वो अपनी बाकी फिल्मों में करती आई हैं। और ये कहने के लिए इस फिल्म में प्रभास की गर्लफ्रेंड बनी है, लेकिन जो फिल्म की असली ताकत है वो है अमिताभ बच्चन का रोल। पूरा रोल 8 फुट का उनको दिखाया गया है फिल्म में। फिल्म में जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनके बीच उन्हें इतनी ऊंचाई पे देखना है, ग्रैंड अपीयरेंस दिखाई देता है, एक अलग एक्सपीरियंस दिखाई देता है। इसके अलावा इस कहानी में महाभारत के जो सीन्स हैं उनको इतनी चतुराई से डायरेक्टर नाग अश्विन ने दिखाया है, उससे ये तो फिक्स अभी है कि कल की 2898 AD का बिजनेस कैसा भी रहे बॉक्स ऑफिस पर, अभी तक तो धमाकेदार है, लेकिन इसका जो सीक्वल है अगला पार्ट, उसकी कमाई बहुत धुआंधार होने वाली है। प्रभास जो है इस फिल्म में, अगर एक्टिंग की बात करें तो प्रभास फिल्म में भैरव बने हुए हैं, जिसका एक लेयर्ड कैरेक्टर है और बहुत आधा पका हुआ सा बैक स्टोरी है उसका। प्रभास एक बार फिर बता देते हैं कि वो अच्छे एक्टर नहीं है जब तक उन्हें अच्छा डायरेक्टर ना मिले, मगर एलिवेशन सीन्स में जब जो एंट्री मासी सीन्स है उसमें उनके स्टारडम का कोई टक्कर नहीं दे सकता भाई। फिल्म के क्लाइमैक्स में वो फॉर्म में आ जाते हैं और तोड़ फोड़ मचा के रख देते हैं। कुछ दिन पहले हमने सलार में देखा ही है। इसके अलावा वो फिल्म के बहुत सारे हिस्सों में बहुत आलसी नजर आए हैं, स्लीप वॉकिंग करते रहते हैं। और अमिताभ बच्चन के साथ जो उनका एक्शन सीन है उसमें उनका काम बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा पूरी सीन में वो आलसी ही दिखते हैं पूरी फिल्म में। दीपिका पादुकोण ने फिल्म में सुमति नाम का कैरेक्टर किया है। कथाओं के अनुसार सुमति की कोख से ही कल की अवतार का जन्म होगा और जो ये लड़की जो है फरार हो जाती है। इस फिल्म का सबसे जरूरी कैरेक्टर है दीपिका का, मगर दीपिका पादुकोण के पास उतना टाइम नहीं मिला उनको परफॉर्म करने के लिए। वो हर सीन में इमोशनली नजर आती हैं, दुखी नजर आती हैं, क्योंकि कैरेक्टर ही वैसा दिया गया है। कमल हसन सर इसमें सुप्रीम यास्किन बने हुए हैं, मगर वो इस फिल्म में कुछ देर के लिए, मुश्किल से 5 या 7 मिनट के लिए 2-3 सीन्स में नजर आते हैं, लेकिन उनका जो कैरेक्टर है कल्कि के अगले पार्ट में पूरे फुल फ्लेज्ड विलन बन जाएगा। और जैसा पुरानी कथाओं में कहा गया है कि कल्कि से लड़ने के लिए विलन आते हैं कली, तो कमल हसन साहब कली का ही रोल करने वाले हैं। यास्किन अभी तो नाम है, आगे जाके कली ही होगा ऐसा लग रहा है। फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत शानदार है, गाने उतने अच्छे नहीं है, लेकिन जब बैकग्राउंड म्यूजिक आता है एक्शन सीन्स में तो मजे आ जाते हैं। प्रभास के स्टार्टिंग सीन्स भी उतना रंग नहीं जमा पाते, और इसलिए क्योंकि इस किरदार को नाग अश्विन ने एक आलसी इंसान के रूप में बनाया ही है। लेकिन भैया अमिताभ बच्चन के बारे में क्या कहूं, उन्होंने दिखा दिया कि वही हैं इस सदी के महानायक। तो ये था मेरा फिल्म का रिव्यू, और इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर बच्चों को ये फिल्म दिखाने ले जाएं या खुद भी जाएं तो कुछ महाभारत की कहानियां देख के जाएं या पुराना महाभारत देख के जाएं। आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि ये फिल्म किस बारे में है। कुछ कुछ खामियां हर फिल्म में होती है, लेकिन ये जो एक यूनिवर्स क्रिएट किया गया नाग अश्विन द्वारा, ये डेफिनेटली वर्थ टू वॉच है। पार्ट 2 का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो ये था कल्कि का मेरा रिव्यू, कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और काफी दिन से वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूं, बहुत बीमार चल रहा था, जॉन्डिस वगैरह हो गया था, इसलिए अब वापस आए हैं। और कमेंट्स में बताइएगा रिव्यू कैसा लगा। कल्कि के ऊपर और सारे वीडियोस बहुत जल्द लेके आऊंगा आपके लिए। तो आज के रिव्यू में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।